लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमारे ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। आवेदन आए उसमें जो जांच किया गया उसके मुताबिक जो है संशोधन किया गया, जिसमें 554 किसानों का रकबा संशोधन वृद्धि किया गया। 2 किसानों का रकबा ग्राम में उपलब्ध नहीं होने के कारण, 1 किसान के नाम पर भूमि नहीं होने और 1 किसान का खाता सोसाइटी द्वारा सत्यापित नहीं होने के कारण रकबा संशोधन नहीं किया जा सका। 558 किसानों के आवेदन में 64 प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी सम्मिलित है, जो आपका हेल्पलाइन नंबर से किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है, अगर पंजीयन हुआ तो क्या राजस्व विभाग के सत्यापन के बाद हुआ? मेरी जानकारी में पटवारी जब सत्यापित करके देता है किसान का इतना रकबा है, उसके बाद पंजीयन होता है और सत्यापन के बाद ये 20,254 किसानों का रकबा जो है 3,023 हेक्टेयर क्यों काटा गया? ये 558 किसान की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पुनः आवेदन किया कि आपने हमारे रकबा को काट दिया। बाकी 20,254 किसान को पता ही नहीं चला कि उनका रकबा कटा है। जिस दिन वो धान बेचने गए उस दिन उनको पता चला कि हमारे रकबा काट दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर सत्यापन के बाद पंजीयन हुआ तो आपने रकबा क्यों काटा? और रकबा काटा तो इसके लिए दोषी कौन है? और अगर आप रकबा काट दिए तो 554 किसानों का आपने क्यों जोड़ा? पूरे प्रदेश में काटा गया है अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार करिए ना, सब जगह काटा आपने, मेड़ का, भर्रा का, भर्री का। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्षों में पंजीयन किसानों का पुनः पंजीयन नहीं कराया गया। नए किसान सीधा पंजीयन कराते हैं और पंजीयन के लिए पहले सत्यापन नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना सत्यापन का कोई पंजीयन ही नहीं होता जब तक पटवारी लिख के नहीं देगा। और हर साल पुराने पंजीयन का भी आप सत्यापन करते हैं, पटवारी पुनः रिकॉर्ड देता है, क्योंकि ये जो है रकबा कम ज्यादा होता है, किसी के बेचने से कम होता है, बंटवारा होने से कम होता है, फौती कटने से कम होता है, तो हर साल जो है पटवारी प्रतिवेदन देता है, उसके आधार पर पंजीयन पे सुधार होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की एक षड्यंत्र है कि किसान धान मत बेच पाए, इसलिए जो है 3,000 से भी ऊपर हेक्टेयर एक अकेला जांजगीर चांपा जिला में काटा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि जबरदस्ती धान नहीं बेच पाए इसके लिए काटे हैं, ऐसे दोषी अधिकारी के ऊपर क्या आप कार्यवाही करेंगे जो किसान का हित किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि 20,254 जो पंजीकृत किसान हैं जिनका पंजीयन किया गया, केवल धान के लिए फसलों के रकबे का ही पंजीयन किया गया है और इसमें किसी प्रकार से कोई काटा नहीं गया है, सत्यापन किया गया। और इसके साथ मैंने बताया कि 558 लोगों के जो आवेदन आए या विभिन्न माध्यमों से हेल्पलाइन नंबर से उन्होंने जो जानकारी दी, उसके आधार पर जांच किया गया और उसमें आपका इसमें 554 किसानों का जो है वृद्धि किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है 558 किसान का आवेदन आया, उसमें 554 किसान का आवेदन सही पाया गया और 554 किसान का रकबा जोड़ा गया। बाकी 20,254 किसान को पता ही नहीं था, उन्होंने आवेदन नहीं किया। ऐसा कोई माध्यम नहीं था प्रशासन का कि इनको सूचना दें आपका हम रकबा काट दिए हैं। चलिए मान लीजिए 554 किसान का आपने जोड़ दिया, सही पाया गया, तो इनको काटे, उनके ऊपर क्या आप कार्यवाही करेंगे? इनका क्यों काटे जब सही था? तो जब उसका पंजीयन किया गया है, सत्यापन किया गया है, तो उसके बाद अगर जो 20,000 की आप बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी आवेदन करता और बाकायदा उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था, अगर वो उसमें आवेदन करते या जानकारी देते तो उसका फिर से जांच होती। और जो जिनका आया 558 को, उसमें मैंने आपको जानकारी दे दी है कि 554 लोगों का जो डिफरेंस पाया गया उसको जोड़ा गया है और 4 लोगों का अलग से मैंने बताया। तो 554 का जोड़े, उनका सही तो था ना? अगर किसी ने काटा, किसी अधिकारी ने काटा तो उन्होंने गलत काम किया, उनके ऊपर आप क्या कार्यवाही करेंगे? भाई 554 जो काटा है, उन्होंने आवेदन दिया, आपने सही पाया, उनका जोड़ दिया। चलिए 20,000 की हम बात नहीं करते हैं, 554 की बात करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे जो किसान को परेशान करने के लिए तहसील में आवेदन दिए, कलेक्टर से सत्यापन होकर के आपके जो है यहाँ संचालनालय आया और यहाँ से जो है उनकी रकबा जुड़ी है। 2-2 महीना माननीय मंत्री महोदय, 2-2 महीना किसान को घूमना पड़ा। व्यक्तिगत मेरे को किसानों का रकबा जोड़वाने के लिए 2 बार जो है यहाँ मंत्रालय आना पड़ा। तो ये जो जबरदस्ती परेशान करने के लिए अगर रकबा काटे हैं, ऐसे दोषी अधिकारी पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दोष किस चीज का है, अगर पंजीयन में कोई छूटा है, उसकी आवेदन लिए गए या हेल्पलाइन नंबर से उसकी जानकारी ली गई और उसके बाद जो है उनको जोड़ा गया है,
अगर 20,000 जो आप 254 की बात कर रहे हैं, अगर उसमें भी अगर कोई भी आवेदन करता है या जानकारी देता है तो उसके बारे में भी उसको फिर से एक बार जांच किया जा सकता था। माननीय अध्यक्ष उसको महोदय रोका नहीं पंजीयन गया। पे नहीं छूटे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीयन पे नहीं छूटे थे। इनका ऑलरेडी पंजीयन हुआ था, इनका ऑलरेडी पंजीयन हुआ था, उसके बाद काट दिया गया। उसका परीक्षण करा लेंगे, मैं कह रहा हूँ। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह का आप करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से जांजगीर चांपा जिला, वास्तव में जांजगीर चांपा जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है, सबसे ज्यादा रकबा वहीं है। ये रकबा जो काटा गया है, क्या सरकार के निर्देश पर काटा गया है या वहां के स्थानीय अधिकारियों ने अपने मन से काट दिया है? ये कृपया मंत्री जी बता दें। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 20,254 किसानों का पंजीयन का सत्यापन राजस्व रिकॉर्ड में सुधार संशोधित अनुसार किया गया है, किसी का रकबा काटा नहीं गया है। फिर मैंने बताया कि पहले तो हुआ नहीं इसका, अगर पंजीयन इस प्रकार से हुआ होता, पहले जांच की गई होती, पिछले सालों में नहीं हुआ है, तो हमने इसका जांच कराया और जो 20,254 का काटा गया है, बोल रहे काटा नहीं गया है। अगर सत्यापन के समय कोई भी इसमें आपत्ति करता, आवेदन देता या किसी भी माध्यम से हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उसकी सूचना देता, माननीय अध्यक्ष इस प्रकार से 500 महोदय, लोग पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर काटा नहीं किया तो रकबा कम कैसे हुआ और रकबा कम करने का आधार क्या है, ये कृपया मंत्री जी बता दें। सुनियोजित ढंग से ये काम हुआ है कि हमको कम धान खरीदी करना पड़े, इसलिए किसानों का रकबा कम किया गया है और पूरे प्रदेश के हर जिले में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि 22,000 किसान थे जिनका रकबा कटा, उसमें से 500 किसान का लगभग 550 किसानों का रकबा जुड़ गया, जो बाकी किसान छूट गए, 21,000 के आसपास 21,500 किसान छूट गए। वो 21,500 किसानों को यह पता ही नहीं था कि हमारा रकबा कट गया। जब वो धान बेचने के लिए वहां पर गए तब उनको पता चला कि हमारा रकबा कट गया करके, और फिर हाहाकार मचा करके। तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? 22,000 का रकबा क्यों काट दिया गया करके? उसके पीछे कोई मूलभूत आधार होगा कि किसी क्यों रकबा काटा गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन उपरांत ही सत्यापन कराते हैं और इस वर्ष 100% गिरदावरी किया गया। गिरदावरी के समय पाए जाने पर और आपका क्षेत्रांतरण के आधार पर सत्यापन किया गया और विरोधाभास होने पर पुनः भौतिक सत्यापन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी के समय क्या किसानों को सूचना दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी पे जो पाया गया उनके आधार पे काट दिया गया। ये 554 का गलत क्यों काटे? और 554 का गिरदावरी में अगर नहीं पाया गया पुनः जोड़े तो ये 554 के काटने वाले के ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये 554 को आपने पुनः जोड़ा, आवेदन दिए तो मतलब आपका गिरदावरी गलत हुआ। आपके अधिकारी कहीं भी मौके पे नहीं गए, कार्यालय पे बैठ के सरकार के निर्देश पे उन्होंने जो है ये 20,000 किसानों का रकबा काटा है। तो 554 जो गलत ढंग से काटे हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष, महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के दिनों में कहीं भूमि का सीमांकन नहीं होता। सत्यापन करने भी जाते हैं तो खाली नजरी सत्यापन होता है। तो नजरी सत्यापन में कैसे 20,000 किसानों का जमीन काटने का आपने निर्णय कर लिया, आप ये बता दो। नजरी सत्यापन होता है, सीमांकन तो होता नहीं उस पीरियड में। आप इस बात को स्वयं बोल रहे हैं कि नजरी सत्यापन होता है। हाँ, सत्यापन का और आधार बता दीजिए आप। जब नजरी सत्यापन होता है तो उसमें सत्यापन किया गया और जो सही वह पाया गया उसके मुताबिक उसको बताया गया है। और जो 558 लोगों का, माननीय मंत्री जी, नजरी सत्यापन हुआ, किसी किसान का 50 डिसमिल काट दिया गया, किसी किसान का 1 डिसमिल एक एकड़ काट दिया गया। तो ये काटने के पीछे आधार तो कुछ होगा कि भाई 10 डिसमिल का अगर खेती बिल्कुल मैं नजरी में आपने सहमत नहीं हूं। कोई भी रकबा नहीं काटा गया है, ना सरकार की मंशा है। शासन के स्तर पर मौखिक आदेश जारी किए गए थे कि पूरे प्रदेश में किसानों का रकबा कम करना है, ऐसे मौखिक आदेश हुए थे कि वो आदेश आपको जानकारी होगा, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे उसकी जानकारी। पूरे प्रदेश में किसानों का माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, उनमें माननीय मंत्री की कार्रवाई की घोषणा कर। ये बहुत गंभीर मामला है। मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि सत्यापन किया गया, रकबा काटा नहीं गया, किस आधार पर सत्यापन? मेरा एक प्रश्न इसी में आज लगा है। पूरे प्रदेश में कौन से नंबर में लगा? पूरे प्रदेश में 54, मैं उस प्रश्न में नहीं जा रहा हूं, मैं लगा है, मैं बता रहा हूं आपको, वो आया है उसमें। पूरे प्रदेश में 54,000 हेक्टेयर रकबा ये कम किया है कि धान खरीदना ना पड़े।
किसानों से सहमति पत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में पहली बार इनके द्वारा जबरदस्ती कराया गया और लगभग उसमें 5,35,000 किसानों से 84,000 हेक्टेयर का ये उसमें सहमति पत्र भरवा करके उनका रकबा कम किया गया, धान को नहीं खरीदा गया। इस सरकार को सीधा सीधा बोलना चाहिए और मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। दमदार, हम तो आपको दमदार मंत्री समझते हैं, बता तो रहा हूं। तो दमदार मंत्री समझते हैं तो बोलो ना, हम कटवाए हैं, क्यों नहीं बोलते इस बात को? आपको सीना ठोक के बोलना चाहिए, यहाँ हमने कटवाया है और आपसे उम्मीद करते हैं यदि आप किसानों के शुभचिंतक हैं तो आपके रिकॉर्ड में है भाई, कि आपने रकबा कटवाया है, कम किया है, आपको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके बोलना चाहिए कि हाँ हमने रकबा कटवाया है, आपने कम किया है। और यदि आप ये बोल रहे हैं कि रकबा नहीं कटवाए हैं तो उसकी जांच कराएंगे क्या? और यदि रकबा कटा पाया गया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय नेताजी, गिरदावरी में खसरा नंबर में फसल का रकबा अंकित रहता है। धान के रकबा का ही सत्यापन किया गया, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ धान के रकबा का सत्यापन हुआ है, अतः सर्वे नजरी नहीं वास्तविक है। अध्यक्ष महोदय, वही तो कहना है, सत्यापन आपने किया, काट दिया। ये 554 किसानों का लाखों लोगों का रकबा कटवा दिया आपने। शर्मा जी, पूरा प्रश्न में इतना आप लंबा मत खींचिए, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गिरदावरी किया, काट दिया। 558 किसान ने पुनः आवेदन दिया, आपने 554 का जोड़ दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जानकारी मैं बता दूं, ऐसे किसान हैं 18 एकड़ है उनका 17 एकड़ काट दिया गया, 10 एकड़ है उनका 9 एकड़ काट दिया गया। माननीय विधायक जी, मैंने कह दिया है उसका पुनः परीक्षण करा लें, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, तो काहे परेशान हो रहे हैं? अध्यक्ष जी, उसमें समय सीमा निर्धारित कर दें कि कितने दिन परीक्षण, कितने दिन के अंदर परीक्षण करा लेंगे और कितने दिन के अंदर जवाब दे देंगे। जानकारी का मामला है। एक समय सीमा निर्धारित कर दें माननीय अध्यक्ष जी। आपसे अध्यक्ष जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे माननीय मंत्री जी के लिए संरक्षण चाहता हूँ। अच्छा, वो खेती नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं। अब इतना क्लिष्ट खेती के बारे में आप पूछेंगे कौन से खसरा में, कौन से कॉलम में क्या होता है, ये ज्यादती हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसको समाप्त करिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, पहली बार तो गिरदावरी हुई, जोगी जी, अब गिरदावरी शुद्ध रूप से मेरे परिवार के लोग किसान रहे हैं और मैं स्कूल के टाइम से राजनीति में हूँ, आपको मालूम है अच्छे से। तो और उसके बाद भी मेरी किसानी की जमीन भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, और किसानों के बारे में मैं सब चीज समझता भी हूँ, जानता भी हूँ। और दूसरी चीज, मंत्री जी, आपकी किसानी की जमीन है, आपका रकबा कितना कम हुआ ये नहीं बता दो। मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूँ तो किसानी नहीं कर पा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने वही बताया आपको। दूसरी चीज आपको बता दूं, 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। आज तक छत्तीसगढ़ में 20 साल में कभी नहीं खरीदा गया, तो कम से कम आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए उस बात का। चलिए, अगर आप हो गया। चंद्रा जी, आपके प्रश्न पे 15 मिनट मैंने समय दिया, देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि उक्त प्रकरण में निरस्त की गई है क्या? अगर निरस्त की गई है तो वो किस प्रयोजन के लिए निरस्त की गई है? जी, पूरा निरस्त। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि को निरस्त किया गया है क्या? अगर निरस्त किया गया है तो वो किस प्रयोजन के लिए किया गया है? आपने पूछा है वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि का अधिग्रहण की बात यही है। जी, मैं बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच प्रतिवेदन के आधार पे 12 लोगों के 10.30 हेक्टेयर भूमि के वन अधिकार पट्टे निरस्त किए गए हैं। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये किस प्रयोजन के लिए, किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये भूमि पट्टा का निरस्त का कार्य किया गया है? इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन सिटी हब के निर्माण के लिए ये निरस्त हुआ है।
धर्मलाल जी को माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उक्त प्रयोजन में किस किस भूमि को लिया गया है और जिन भूमि को लिया गया है क्या वो भूमि का अधिग्रहण या निरस्तीकरण या कुछ अन्य इससे जुड़ा हुआ नियमानुसार किया गया है क्या? अरे भाई, भिलाई से दंतेवाड़ा की दूरी बहुत ज्यादा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है माननीय अध्यक्ष तो जी। बहुत आप पूछ लीजिए, उसको समझ में नहीं आ रहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न आपके माध्यम से पूछा है, उस क्षेत्र के लगभग जो 10 लोगों का निरस्त किया गया, जो उनको न कोई मुआवजा दिया गया क्या, या उनको कोई मुआवजा दिया गया क्या? जो निरस्त किए उसके दिया गया, अन्य जगह उनको जमीन दी गई क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तृत में इस विषय की जानकारी दे देता हूं। उक्त विषय में बड़े पनेड़ा गांव के 10 आदिवासियों की जमीन को पहले निरस्त किया गया। निरस्त करके उसके बदले जो उनको जमीन देनी थी दूसरी जगह, वो भी नहीं दिया गया। और इसके अलावा एक उक्त ग्राम की सुश्री पाली पिता सन्नू, उनकी कुल 1.45 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई, जिसका मुआवजा भी नहीं दिया गया उनको। और जब वो उस प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में वो गई, वहां से जब निर्देशित किया गया, तब उस विषय में उसको जो मुआवजा देना था वो दिया गया। और वो भी मुआवजा जो दिया गया 34,25,000, वो भी खनिज मद से दिया गया, डीएमएफ के मद से दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आज के समय जो आदिवासी हैं उनके पट्टों को देने का काम कर रही है, उनको अधिकार देने का काम कर रही है, तो ये उक्त प्रकरण जिसमें उनके साथ आदिवासियों की जमीन छीनी गई, नियम का उल्लंघन किया गया, साथ ही साथ इसमें जो बड़े छोटे झाड़ जंगल होते हैं उसकी भी 17 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया गया। तो ये उक्त जो प्रकरण है, इसके बारे में राज्यपाल के पास भी शिकायत किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण की ये संपूर्ण जांच करेंगे क्या? जांच के लिए विधानसभा की कोई समिति का गठन करेंगे क्या? और उस समय कौन ऐसा अधिकारी था जिसने ये कार्य किया है, उसका नाम सदन के सामने रखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा। इसमें जो मैंने बताया कि 12 लोगों को जो जांच प्रतिवेदन के आधार पर 12 लोगों के 10.30 हेक्टेयर भूमि के वन अधिकार पट्टे निरस्त किए गए। इसमें जो पट्टे निरस्त किए गए उसमें जांच प्रतिवेदन अनुसार 4 लोगों को आपका 34,25,000 रुपया डीएमएफ फंड से दिया गया है। कुछ लोगों के पट्टे में खसरा नंबर बदल दिए गए। प्रकरण में भू अर्जन के तहत मुआवजा वितरण नहीं किया गया। और जो आपने कहा कि छोटे झाड़ बड़े झाड़, जांच रिपोर्ट के अनुसार छोटे झाड़ बड़े झाड़ मध्य की भूमि की 17.04 हेक्टेयर भूमि एजुकेशन सिटी हब के लिए निर्माण में लिया गया है और इसकी जांच प्रक्रिया अधीन है। माननीय अध्यक्ष, महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष, निवेदन आपसे निवेदन है। एक मिनट, मुझे ये बता दीजिए, भू अर्जन के लिए आप डीएमएफ का पैसा खर्च कर सकते हैं क्या? भू अर्जन के लिए डीएमएफ का पैसे का उपयोग कर सकते हैं क्या, ये बता दीजिए। मेरे जानकारी के मुताबिक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हुआ है 34 लाख, ये पहले का मामला है अध्यक्ष महोदय, और इसमें 34,25,000 रुपया इसमें डीएमएफ फंड से दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, नियम विरुद्ध लगातार काम हुए हैं। 12 में 4 लोगों को भी डीएमएफ से दिया, नियम विरुद्ध आपने दिया है। बाकी जो बचे 8 लोग जिनका 12 में आपने निरस्त किया है, जो बचे 8 लोगों को अन्य जगह उनको जमीन दी गई है क्या? और सबसे बड़ी बात, नियम विरुद्ध माननीय अध्यक्ष जी ने जो प्रश्न किया है ना, आपने डीएमएफ से पैसा जारी किया है, उसके लिए दोषी कौन है और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? और जो 8 लोग बचे हैं उनको जमीन देंगे या फिर उनको मुआवजा देंगे क्या? मैंने इस विषय पे सम्मानित मंत्री जी से ये जानना चाहा था कि किसके संरक्षण में, किस अधिकारी के संरक्षण में उक्त प्रकरण को किया गया, उसकी भी माननीय मंत्री जी से मैं जवाब चाहता हूं आपके माध्यम से। और साथ ही साथ
मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार आप पर उसको रहने दीजिए, जितना देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस इसीलिए कमान आपके टीम माध्यम धर्मलाल जी को माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदस्य बहुत से गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष मामला है, ऐसे झूठ बोल माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से चलिए, क्या प्रश्न है आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, इसलिए कि हमेशा आदिवासी के साथ ऐसी होता है, कहीं से भी बेदखली करो, कहीं से भी कुछ दे दो, कहीं से कुछ करो, ये बहुत बड़े मामला है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मंत्री जी जवाब दें और माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं उसकी जवाब मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विधानसभा स्तरीय कमेटी माननीय मंत्री जी बनाएंगे क्या, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर मामला है, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ, अगर ये मामला गंभीर है तो उसकी जांच कराएंगे। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच चल रही है। जांच चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये मामला 2012 का है। 2017 में जाकर पट्टे निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे वो धारा पढ़ के अधिकार है नहीं, अधिनियम अर्जन कर सकते हैं, पर पट्टा देने के बाद उसको निरस्त करने का अधिकार किस सेक्शन में है ये बताने की कृपा करें। मैंने जांच कराने के लिए बोल दिया है, मंत्री जी जांच करा के बता देंगे। धर्मलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विधानसभा स्तरीय कमेटी बनाना अति आवश्यक है और इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और उक्त अधिकारी जो भ्रष्टाचार किया है, धर्मलाल जी विपक्ष के द्वारा मिल रहा है आज के समय। इस मामले में सरकार के द्वारा निकाल दी गई है की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष, आप हो गया, जांच करा लीजिए और बता दीजिएगा। उसमें जांच प्रक्रियाधीन है और उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जांच पे अगर पहले जो जांच शुरू हुई है सेंटर बना है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय में बात हो रही है उस स्थान पे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। जवांगा जैसा एजुकेशन सेंटर बना है, वो एक एजुकेशन हब बन के तैयार हुआ है और राज्य शासन को यह अधिकार है कि अगर वो कोई पट्टा देती है तो उस पट्टा को निरस्त भी कर सकती है, दूसरी जगह पट्टा दे सकती है। खाली राजनीति करने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। दूसरे जगह जमीन थे। माननीय अध्यक्ष हम उनकी बात करते हैं जो नियम कानून और कायदे की बात करें। यहाँ पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने कायदे को छुपाने के लिए कहीं न कहीं एजुकेशन हब का नाम लिया जा रहा है। हम तो एजुकेशन हब के नाम से, जवांगा के नाम से शासन ने पैसे का दुरुपयोग किया, पहले इसके बारे में आप बताइए। माननीय अध्यक्ष, हम तो ये चाहते हैं कि वो आदिवासियों के साथ जिनकी जमीन छीनी गई उनको उनका अधिकार मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो तथ्य सामने आए हैं जैसे डीएमएफ फंड या छोटे झाड़ बड़े झाड़, तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करा देंगे। तो कहिए ना, हम उच्च स्तरीय जांच करा देंगे। उच्च स्तरीय जांच करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अब जांच हो रही महाराज। का फंड क्या है, वो अधिकारी कौन था उसका नाम बता। चलिए, नाम छोड़िए अब अधिकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हो गया बहुत हो गया। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी कि प्रदेश में ऐसे जो विद्यामितान जो वर्षों से काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को निकाला गया है और उनको रखने के संदर्भ में भी शासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया था। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विद्यामितान जो कार्य कर रहे थे, ऐसे रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के रूप में प्राथमिकता के आधार पर उनको रखने का जो आदेश जारी किया गया है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं और क्या जारी हुआ है, कैसे रखेंगे, माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, और शासकीय सलाह में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु जो मापदंड जो तय किए गए हैं, तो यह व्यवस्था शाला प्रबंध समिति, शाला विकास समिति के द्वारा की जाएगी और रिक्त पदों पर विज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संबंधित विषयों की द्वितीय श्रेणी, स्नातकोत्तर
उपाधि और बीएड ये होना चाहिए। उसके पश्चात अतिथि शिक्षकों की चयन में जो प्राथमिकता होगी वो राजस्व जिला के जो आवेदक होंगे उनको होगी, और जिले में अगर उम्मीदवार अगर न उपलब्ध हो तो दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग को दी जाएगी, और अगर वहाँ भी नहीं मिलते हैं तो संभाग के बाहर से भी उनको लेने की उसमें छूट रहेगी। अन्य विद्यामितान उपलब्ध न होने पर अन्य आवेदकों को भी उसमें स्नातकोत्तर और जो प्राप्त अंकों जो मेरिट के आधार पर होगा उसका चयन किया जाएगा माननीय होंगे। और अगर समान अंक अगर मिलते हैं तो जो अधिक उम्र के जो आवेदक होंगे वो उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय मंत्री जी कि ये जो आपको दिशा निर्देश हुआ कि जिस साला में 17, 18, 19 में कार्यरत उनकी सेवाएं साला में पद रिक्त जो आपने बताया, इस जो सर्कुलर जारी हुआ उसका पूरे प्रदेश में पालन किया गया, और पालन करते हुए जो रिक्त पद थे ऐसे काम करने वाले जो विद्यामितान हैं उनकी नियुक्तियां की गई सभी लोगों की जहां पर रिक्त पद थे। जहां पर रिक्त पद थे सभी जगह उनकी नियुक्ति की गई, और कई जगह उसमें कन्फ्यूजन था कि उसमें लोकल स्तर पे होना चाहिए कि जो विद्यामितान का जो काम कर रहे थे उसमें, फिर वहाँ से उसका स्पष्टीकरण गया कि जो विद्यामितान जिस स्कूल में काम कर रहे थे, जिस जिले में काम कर रहे थे, वहीं पर उनकी प्राथमिकता दी जाएगी, और सभी को उसमें दिया गया है। और जहाँ पर कुछ की शिकायतें थी उनको दूर करके और उनको भी वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। मैं आपको ये सूची आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे पास जो सूची है कि हेमेंद्र वर्मा ये भैरमगढ़ में थे, विद्यामितान के स्थान पर अन्य को रखा गया। ऐसे 94 लोगों की सूची तो मेरे पास में है, और ऐसे लोगों को उसके बजाय दूसरे लोगों को रखा गया जो आपके सर्कुलर था और निर्देश का पालन नहीं हुआ। ऐसे अधिकारी के खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे जो नियम का पालन नहीं किया गया है, और उनको सस्पेंड करेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सभी जगह जो निर्देश गए थे उसका पालन किया गया है, और जहां पर नहीं पालन किया गया था उनकी शिकायतें हुई थी, शिकायतों की जांच की गई, और जांच करने के बाद जब उनकी शिकायत पाई गई और उनके वहां नियुक्ति पर उनको दे दी गई उनकी स्कूल। आपने बताया कि उसमें बीएड होना चाहिए। चलिए मैं सूची आपको पढ़ के बता देता हूँ। शासकीय हाई स्कूल नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार में नौकरी देने की स्थिति में नहीं है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं ये लगातार उनको निकाल रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी इनके द्वारा खुद किया गया है उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोग भटक रहे हैं। यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा विधानसभा के अंदर में तो किसको न्याय मिलेगा? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कि हाई स्कूल हरोल, कोंडागांव, ताजिम खान, माननीय मंत्री जी, शांदा बेड़ा, एक मिनट, आशीष मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष की जो शिकायत है इसको आप पूरी तरीके से जांच करा लीजिए, और जहां जहां आपके नियमों का पालन नहीं हुआ है उस पर कार्रवाई करिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दलेश्वर साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत कम संख्या है ये विद्यामितानों की, सबको रखने के लिए बोल दीजिए। बड़ा दिल आदरणीय मंत्री जी, थोड़ा बड़ा दिल रखो। बहुत ही कम संख्या है, बेचारे कई वर्षों से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरी पर लगा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा थोड़ा सा और बताइए। इसलिए तो बोल दिया ना, जांच करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपका जितनी भी शिकायत है आप अध्यक्ष जांच करेंगे जी, और उस पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ ठीक, मैं इंतजार कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, ये राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी योजना पट्टा वितरण के संबंध में मैंने प्रश्न किया था। तो राजीव गांधी आश्रय योजना एवं मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण के लिए कितने कितने हितग्राहियों का सर्वे किया गया था? दोनों योजना का सर्वे संख्या, पात्र अपात्र की जानकारी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आपने कितना सर्वे किया था दोनों योजना में, उसका पात्र अपात्र बता दें, और कितने को आपने पट्टा वितरण की जानकारी तो दे दी हो, सर्वे की मैं जानकारी चाहता हूं।
इसमें 651 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण किया गया। 468 हितग्राहियों का राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण किया गया। एक 171 मुख्यमंत्री आबादी योजना का लंबित है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन है इनका कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। जो सर्वे हुआ और जो इसमें पात्र अपात्र पाए गए या जिसमें जो छूटे हुए हैं उसकी जानकारी मैंने दी है, और इसमें अगर वो पूछना चाहे तो बता सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मतलब आपने सर्वे किए 100 सर्वे किए होंगे तो 50 बांटे होंगे। मैंने कितना सर्वे किए हैं मैं वो जानना चाहूँ। तो मेरे पास पूरा सूची है बहुत सारे लोगों का, पर आपने वितरण कम संख्या में किया है, उसका कारण तो वही अपात्र पात्र की जानकारी हो तो मंत्री बता दीजिए। माननीय, आप सूची लेके मंत्री जी के यहाँ चले जाइएगा कक्ष में, उनकी जानकारी। मैं दूसरा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दूसरा क्वेश्चन सर। माननीय मुख्यमंत्री आबादी वितरण और राजीव गांधी लंबित हितग्राहियों की सूची कब तक वितरण कर देंगे और छोटे हितग्राहियों के पुनः सर्वे कब तक कराएंगे, मैं ये जानना चाहूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 161 मुख्यमंत्री आबादी पट्टों का अनुमोदन दिनांक 24/11/2000 किया गया है, और आपके जो अविवादित आबादी पट्टों वितरण जल्द किया जाएगा, और विवादित प्रकरणों के लिए समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। और जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी छूटे होंगे तो बता दें, हम अलग से सर्वे। मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे को समय सीमा बता दीजिएगा। मैं आप एक महीना के अंदर करा देंगे। थैंक यू। विद्यावचन जी अनुपस्थित। रेखचंद जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसके बावजूद इस अधिनियम के अंतर्गत नर्सरी की कक्षाओं में 3 साल के बच्चों को भी एडमिशन दिया जा रहा है। इस एक्ट के मूल प्रावधान से हटकर ऐसा कब से और क्यों किया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरटी के तहत जो शाला में जो प्रवेश दिया जाता है वो क्लास 1 से लेके 8वीं तक क्लास, लेकिन इसमें किसी प्रकार की शिकायत माननीय अध्यक्ष जब मुझे नहीं मिला है, और कहीं शिकायत होगी तो उसकी हम जांच करा लेंगे माननीय अध्यक्ष। और कुछ जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला स्तर पर शुल्क भुगतान का परीक्षण करने की क्या व्यवस्था है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गाइडलाइन जो उसमें गया हुआ है, शुल्क भुगतान जिला स्तर पर शुल्क भुगतान की कोई व्यवस्था है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से प्राथमिक शालाओं में 7,000 प्रति वर्ष उसकी जो फीस होती है वो उनको दिया जाता है। अपर प्राथमिक में 11,400 और प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तक के लिए 250 रुपये उनको दिया जाता है साल में, और पूर्व माध्यमिक को 4,450 रुपया, और गणवेश के लिए 540 रुपया इनको। और जो स्कूल में जितना निर्धारित फीस है तो वहाँ उसके एक्चुअल जो फीस लिया जाता है उसको उसमें हम लोग देते हैं, और जहाँ की फीस की अधिक है वहाँ पर जो हमारे निर्धारित जो मापदंड है उतना ही फीस उनको हम लोग स्कूल को देते हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी, जब प्रत्येक बच्चे के लिए 7,000 रुपये की शुल्क निर्धारित है, तो कुछ ऐसी स्कूलें जहां का वार्षिक शुल्क 3,500 रुपये 4,000 रुपये है, उनको भी 7,000 रुपये का भुगतान किया गया है। क्या ये भुगतान की कार्रवाई सही है? अगर गलत है तो जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दोषी नहीं है। जो गाइडलाइन है कि अब 7,000 ही देंगे हम लोग उसमें। अगर स्कूल की फीस उससे ज़्यादा है तो केवल हम 7,000 देंगे, बाकी वो उनके पेरेंट्स दे देंगे। चलिए धर्मजीत सिंह जी। नहीं, लेकिन इसमें मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित है, मेरे पास स्कूल का प्रपत्र पड़ा है कि 3,500 रुपये वार्षिक फीस निर्धारित है, उसको भी 7,000 रुपये का भुगतान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आरटीई के तहत
बड़े जो स्कूल हैं वो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने से मना कर देते हैं। तो मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या वैसे स्कूलों को सख्त निर्देशित करेंगे क्या? अरुण बोरा जी, तीनों का प्रश्न का जवाब एक साथ दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं 2012 से लेकर 2020 तक कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया और कितने बच्चों को स्कूल छोड़नी पड़ी? चलिए, तीनों का जवाब एक साथ दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो 2017 से है ये जो प्रश्न है, ये उसके लिए तो अलग से हमको सोचना चाहिए। चलिए, उनका जवाब देना चाहेंगे कि कम फीस होने के बावजूद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही चाहता हूं कि शिक्षा के अधिकार का जो मामला 2010 से चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में ये जांच का विषय है और नई नई स्कूलें खोल दी गई, नर्सरी में एडमिशन करा दिए गए, जबकि इसमें 25% का क्राइटेरिया है गरीब बच्चों के लिए और 40%, 50% तक के बच्चों को भर्ती कर लिया गया है। इसकी जांच की जाए। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सदन में इसकी घोषणा करें और जिनको ज्यादा पैसे का भुगतान कर दिया गया है वो गलत है और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, माननीय मंत्री जी जांच करा लीजिए जो दोषी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करा लूंगा और जो भी दोषी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी से मैंने पूछा कि बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में नजूल भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण के कितने प्रकरण दर्ज हैं। उन्होंने जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय कि दुर्ग में 17, रायपुर में 72 और बिलासपुर में एक भी नहीं। मेरी दृष्टि से ये जानकारी असत्य है। कोई संशोधित उत्तर है इस पर माननीय मंत्री जी? मेरे को नहीं मिला है संशोधित। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उससे, कोई संशोधित उत्तर है क्या? बिलासपुर में अवैध कब्जा निर्माण, आप यही जानना चाहते हैं ना? लिख के दिए हैं, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, वही संशोधित। धर्मजीत जी, खैर ये आप लिखित में दिए हैं, नजूल भूमि पर अवैध कब्जा बिलासपुर में दर्ज नहीं है कोई भी। हमारी जानकारी में बहुत ज़्यादा है, तो ये जानकारी या तो जिसने भी लाया है वो गलत दिया है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तालाब, नहर, नाला, नाली और उसका किनारा भी नजूल में ही आता है। वहाँ तो तालाब पाट के माल बना दिए गए हैं, तालाब पाट के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, तालाब पाट के बड़े बड़े बिल्डर और नदी पाट के वहाँ पर इमारत तान दिए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बिलासपुर में इसको एक बार फिर से सर्वे करा के जानकारी देंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, सर्वे का काम जारी था, अभी बीच में चुनाव था और आपको जो जानकारी दी गई कि बिलासपुर दर्ज नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है, हर शहर में लगभग अतिक्रमण, इसलिए तो नियम बनाया गया है ना कि वे जो अतिक्रमित भूमि है 10 साल, 20 साल, 40 साल जो भी अतिक्रमण हुए हैं लंबे समय से, तो उसका जो प्रावधान किया गया है उसमें भी सर्वे कराएंगे और काफ़ी जगह सर्वे हुआ भी है, जिसमें जो सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है हमारी उसके मुताबिक 37,605 अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन किया गया भी सब प्रदेश में चल रहा है। मैं जितना पूछ रहा हूँ बताइए ना, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपके रिकॉर्ड में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और मेरा कहना है कि वहाँ पर बेजा कब्जा है। आप इसका फिर से सर्वे करा के, जांच करा के मुझे आप अवगत कराएंगे क्या? इसका बिल्कुल सर्वे कराएंगे और जो भी अतिक्रमित भूमि होंगी उसमें प्रकरण दर्ज करेंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने, एक मिनट सर, एक मिनट, मूल प्रश्न मैंने चांदा मुनारा के बारे में पूछा है तीनों जिले के कि चांदा मुनारा कहाँ कहाँ मौजूद है। आपका जवाब बहुत ही दुखद है। आपने कर्णिका का के क्षेत्र में दुर्ग जिले के दुर्ग नगरी क्षेत्र के नजूल भूमि के अंतर्गत कुल 221 चांदा मुनारा तथा मुनारा नक्शों के अनुसार है, चांदा मुनारा नहीं है, नक्शे के अनुसार है। और उसी तरह से रायपुर में भी सिर्फ 3 चांदा मुनारा है और बिलासपुर में तो एक भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो मैं आखिर ये पूछना चाहता हूँ, ये चांदा मुनारा गायब क्यों हो गया, और अगर ये गायब हो गया
तो आपका राजस्व अमला जांच पड़ताल कैसे करता है जमीनों के विवाद की स्थिति में, या सरकारी जमीन को नापने की स्थिति में, या किसी सही मालिक के जमीन को नापने के लिए आप किस तरीके का औजार या रास्ता अख्तियार करते हैं, जरा ये बता दीजिए। अब उसमें एक और तो जोड़ दीजिए कि कब से गायब है। नहीं, गायब बहुत सालों से है साहब, इनको तो खुद मालूम नहीं है तो सीधा लिख दिए है नहीं। आप बता दीजिए कब से गायब है। एक चीज की जानकारी में हमें इस बात पर भी गर्व है कि अब प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहले जब उसका पोर्च बना तो उस चांदा मुनारा को उखाड़ करके फेंक दिया गया, तो अब बिलासपुर में एक भी नहीं है। तो बिना चांदा मुनारा के आखिर आप काम कैसे करते हैं भैया, कौन सी कला से करते हैं ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सीमांकन का कार्य किया जाता है तो इसमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई भी सीमांकन कोई भी किया जाता है जमीन का, एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई भी रेफरेंस होगा उसके आधार पर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता के अनुसार रेफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा बिंदु जो नक्शे मौके पर चिन्हांकित है तथा उस बिंदु को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। चांदा मुनारा की स्थापना राजस्व सर्वेक्षण के समय की जाती है तथा इन्हीं चांदा मुनारा को रेफरेंस बिंदु मानते हुए सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। इसी कारण से चांदा मुनारा को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सीमांकन कार्य करने का प्रावधान है। जब सही नहीं है तो काहे का रेफरेंस? चांदा तो चांदा मुनारा अभी गायब नहीं हुआ धर्मजीत भैया, चांदा मुनारा पहले से ही नहीं है। और जो रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया कि उसके आधार पर मैं आगे बता रहा हूँ, आजकल जमाना बदल गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपको बता देता हूँ मैं कि आगे किस दिशा में हम लोग काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बोले जी नहीं, बोले जी गरीब आदमी है, बोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो जानना चाह रहे पुराना मैं टेक्नोलॉजी का सब अध्यक्ष जी, अभी माननीय विद्वान मंत्री जी ने कहा अब नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे मामा का आप क्या काम बताइए जरा। मेरा काम है ना उसी टेक्नोलॉजी का मुझे उपयोग भी करना है। चलिए बोले जी। टेक्नोलॉजी का ज्ञान इनको जितना है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान इनको जितना किसी को नहीं है। इनसे पूछे इनके कितने पुत्र पुत्रियां हैं। नजूल भूमि को कहीं भी हो प्रदेश में क्या बेचने का कलेक्टर को अधिकार है, तो कितने प्रतिशत वो बेच सकता है, कितने प्रतिशत सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए मैंने मुंगेली जिले में जमीन की बिक्री हो गई है और बिना नीलामी किए भी रजिस्ट्री भी हो गया, क्या इसका आप जांच कराएंगे? और व्यक्तिगत किसी ने लिया है और वो भी ठेकेदार है, उन्होंने लिया है, गरीब आदमी ने लिया है। तो नजिल भूमि को मैं पूछने का मेरा मतलब है कि नजिल भूमि में कितना प्रतिशत सुरक्षित रखा जाता है और कितना बेचा जाता है। और मुंगेली में तो जमीन है ही नहीं है कोई निर्माण कार्य के लिए, तो थोड़ा बहुत बचा है जो 10-25 जितने 10,000 को बेच। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धर्मजीत सिंह जी का जवाब दे देता हूं कि चांदा मुनारा के बारे में जानकारी देना जरूरी है। मैंने बताया कि चांदा मुनारा लुप्त होने की स्थिति में उनके पुनः स्थापना पर विभाग एक विचार कर रही है। इसके साथ साथ चांदा मुनारा की स्थापना सर्वेक्षण के समय की जाती है। चांदा मुनारा के क्षतिग्रस्त होने पर यदि चांदा मुनारा के अवशेष स्थल उपलब्ध न हो तभी मरम्मत किया जाता है। संभव होता है कि यदि चांदा मुनारा स्थल से लुप्त हो चुका हो तो पुनः स्थापना पूर्णतः शुद्धता के साथ संभव नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में शासन के पास दो विकल्प हैं, या तो प्रचलित पद्धति से राजस्व सर्वेक्षण कराया जाए या आधुनिक पद्धति से, क्योंकि वर्तमान प्रचलित पद्धति से राजस्व सर्वेक्षण का कार्य अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ खर्चीला भी है। सर्वेक्षण कार्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु कैडेस्ट्रियल नक्शे का जियो रेफरेंसिंग कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4x4 किलोमीटर की दूरी पर कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। कंट्रोल पॉइंट की सहायता से प्रत्येक सर्वेक्षण चिन्हों के जियो कोऑर्डिनेट ज्ञात किए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम में पृथक से चांदा मुनारा स्थापित की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नक्शे के प्रत्येक खसरा नंबर अक्षांश देशांश उपलब्ध होने से जीपीएस मशीन की सहायता सीमांकन कार्य अधिक शुद्धता के साथ संभव होगा। और इसके लिए हमने धमतरी जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लिया है और उसके बाद आगे उसको और बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। चलिए मुंगेली चलिए माननीय मंत्री जी। नजूल भूमि का कितने प्रतिशत
सुरक्षित रखा जाता है। पूछ देता हूँ माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य और हमारा ही जिला है मुंगेली, इनका कहना ये है कि मुंगेली में नजूल भूमि को बेच दिया गया है कलेक्टर के द्वारा या सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, तो उसका क्या तरीका है? मैंने कैसे दे दिए बिना की नीलामी के, बिना कंपटीशन के? अगर एक जमीन के लिए 2 दावेदार आएंगे तो क्या नियम है आपकी सरकार का? नहीं, उन्होंने पूछा है कि कलेक्टर को कितने प्रतिशत बेचने और कितना प्रतिशत बेचना है और कितना सुरक्षित रखना है? 20 अक्टूबर 2017 से पहले कि अगर कोई अधिकृत भूमि है और उसमें कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको शासन ने प्रावधान किया है उसमें कि उसको आवंटित कर सकते हैं। कलेक्टर को 7,500 फुट तक आवंटन करने का अधिकार है और 7,500 फुट से ऊपर अगर होगा, आदेश है, हम लोग भी पढ़े हैं जी, वो जितने लोग कब्जे में हैं सबको बेच सकता है कि कुछ सुरक्षित रखेगा सरकार के लिए, ये पूछ रहे हैं। मैंने बताया 20 अक्टूबर 2017 से पहले का अगर अतिक्रमण है, और दूसरा अगर जो आपने कहा कि उसमें कोई नीलामी की जो बात आपने की, अगर कोई किसी भी जमीन पे आवेदन अगर एक से अधिक आएंगे तो उसमें नीलामी का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही आवेदन आया, उसको स्वीकृति दी गई और वहाँ सुरक्षित भूमि ही नहीं है, दूसरा रिक्त भूमि है, उसको मतलब एक ही आवेदन में बेचा गया है और किसी का कब्जा ही नहीं। बात यहाँ पे मैं आपको जानकारी में बता देता हूँ, आप जांच करा लीजिए। विकास उपाध्याय जी, चलिए आप। माननीय एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं, अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर कब्जाधारियों को विक्रय करने का निर्णय लिया है, तो इसके पैमाने क्या हैं? आपने पैमाना में बताया है, आपने जवाब में लिखा है कंडिका के प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों के काबिज भूमि का चिन्हांकन कर काबिजधारियों को बाजार मूल्य के 150% के बराबर प्रब्याजी भूमि स्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2% राशि दे होगा। इस प्रकार प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य, गाइडलाइन तो तय करते हैं कलेक्टर, बाजार मूल्य कैसे तय होता है और कौन तय करेगा बाजार मूल्य? गाइडलाइन कलेक्टर तय करेगा रेट का और बाजार मूल्य क्या है, इसको समझा दीजिए थोड़ा सा, फिर एक प्रश्न और करके बात करें। गाइडलाइन कलेक्टर तय नहीं करते, गाइडलाइन कलेक्टर अपनी सिफारिश भेजते हैं और सरकार तय करती है उसको, गाइडलाइन को। और इसमें जो आपने कहा कि मोहल्ले जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि जो अतिक्रमण की बात है, जो विकास योजना होती है किसी भी, जैसे बिलासपुर शहर है तो उसका एक आपका मास्टर प्लान होगा, एक विकास योजना होगी। अगर वो कोई भी जमीन किसी ऐसे शासकीय कार्य में या कहीं भी उपयोग की है, उसमें अगर चिन्हांकित है तो उसको नहीं बेचा जाएगा। अभी आखिरी एक प्रश्न और पूछूंगा अध्यक्ष जी, बस ये आखिरी। माननीय मंत्री जी, आज 2 तारीख को जब हम यहाँ बैठे हैं और जब से ये नियम